नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की भूगोल। इसमें हम आज पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, पहले आप इसको मोटे तौर से समझ लीजिए। इसमें पहाड़ी आपको दिखाई दे रहा है, पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र अपने आसपास के मौजूद स्थान से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता है, उसको पहाड़ी बोलते हैं। और जब ये पहाड़ी और अधिक ऊंची उड़ जाती है, ज़्यादा तीव्र ढाल वाली हो जाती है, तो पर्वत कहलाती है। और जब ये पर्वत बहुत लंबी दूरी तक, सैकड़ों किलोमीटर तक होते हैं, तो वो पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। पठार। पठार क्या होता है कि अपने आसपास की भूमि से लगभग 200 से ये लगभग 4000 से लेकर 6000 मीटर तक भी ऊंचे पाए जाते हैं। 200 तो मीटर तो लगभग मैदान होता है। ये मैदानी जो भाग है, ये दो लगभग 200 मीटर, 300 मीटर तक, 400 मीटर तक ऊंचे होते हैं, इससे अधिक नहीं होते हैं। नदी। नदी सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। एक तो बरसाती नदी होती है कि बरसात के दिनों में ये बहती है और बाकी गर्मी के दिनों में ये सूख जाती है। और एक होती है बारहमासी, जो ये जो बर्फ वाले जो पहाड़ होते हैं, उनसे साल भर तक बर्फ पिघलती रहती है, और वो वर्ष भर बहने वाली नदियाँ होती है, नित्यवाही नदियाँ होती है। जैसे गंगा नदी है, नित्यवाही नदी है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी क्या है, हिमालय पर्वत से निकलती है, जो वर्ष भर बर्फ के पिघलने से बहती रहती है। और जब ये नदियाँ जो होती हैं, इनके साथ में जब कोई अन्य छोटी नदी आकर मिलती है, उस छोटी नदी को बोलते हैं सहायक नदी। और जब ये नदियाँ समुद्र में मिलने से पूर्व समुद्र में मिलने से पूर्व एक पंजेनुमा आकृति बनाती है, यानी छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं। ये कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है, कई छोटी छोटी। इसको बोलते हैं डेल्टा। झील। झील क्या होता है? पृथ्वी पर स्थित एक बहुत बड़ा खड्डा होता है, जिसमें पानी भर जाता है नदी के माध्यम से या कोई बरसात के पानी से। प्रायद्वीप। प्रायद्वीप होता है कि स्थल भाग से निकला हुआ हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। स्थल संधि। जब ये हिस्सा निकला हुआ होता रहता है, जो छोटा सा एक हिस्सा, और जो प्रमुख हिस्से से जो जुड़ा हुआ रहता है, जिस हिस्से के माध्यम से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं स्थल संधि। और तटरेखा है ही स्थलीय भाग को जलीय भाग से अलग करती है। द्वीप। द्वीप होते हैं जो समुद्र में स्थित, जो चारों तरफ से स्थलीय भाग होता है, जो पानी से घिरा हुआ रहता है, उसको द्वीप बोलते हैं। अब हम इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहाड़ी का वह स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यानी अपने आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है वो तो पहाड़ी होती है, और लगभग 600 मीटर से अधिक जो खड़ी ढाल होती है, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी हो गई और ये अधिक ऊंची है, लगभग 600 मीटर से भी अधिक है, तो ये पर्वत कहलाएगा। 600 मीटर से अधिक पर्वत, और इससे नीचे पहाड़ी। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। जो पृथ्वी रहती है, इसकी सतह टूटकर घिस जाती है। टूटकर घिसती कैसे है? एक तो क्या होता है कि जो नदियाँ वगैरह होती है, ये इस भूमि को बहा कर ले जाती हैं, या पर्वतों में जो धूप के कारण या अन्य किसी कारण से उनमें टूटन पैदा होती है। इस टूटन के कारण क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी है, बरसात के साथ बह जाती है या हवा से दूर
हो जाती है, वो अपरदन कहलाती है। और जब ये अपरदन होने के कारण वहाँ जो नीची सतह हो जाती है, उस नीची सतह को पुनः प्रक्रिया पृथ्वी करती है। कैसे करती है? वो प्राकृतिक रूप से बरसात जब होती है तो वो नदी के रूप में पीछे से मिट्टी बहा कर लेके आती है और जो गहरे खड्डे हो जाते हैं उसको भर देती है, उसको बोलते हैं निक्षेपण। यानी पृथ्वी के जो कटाव होता है उसको अपरदन और पुनः मिट्टी भर जाने को निक्षेपण कहते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, याद रखिए मोनाकी पर्वत, ये शब्द याद रखना, मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप में स्थित है। ये सागर की सतह के नीचे स्थित है, प्रशांत महासागर में। इस पर्वत की ऊंचाई जो है 10,205 मीटर है। कितनी मीटर है? 10,205। बात हो कि पृथ्वी पर स्थित समुद्र तल में भी स्थित जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो मोनाकी पर्वत है। माउंट एवरेस्ट तो स्थल भाग के ऊपर है, माउंट एवरेस्ट तो स्थल भाग के ऊपर है और इसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर है और इसकी 10,205 मीटर है। तो मोनाकी पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है लेकिन समुद्र में स्थित है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ब्रंशोत्तथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय, आल्पस पर्वत जिसको अपलेशियन पर्वत भी बोलते हैं, और एक यूराल पर्वत, यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप को अलग करता है वो पर्वत, ये वलित पर्वत के उदाहरण है। इसमें हिमालय सबसे नया वलित पर्वत है और अरावली जो है विश्व के सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली है, जितने भी दुनिया में पर्वत है उन सबसे पुराना अरावली है। वलित क्या होता है कि जब पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, जो पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती है बहुत बड़ी, सैकड़ों सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबी, वो नीचे चलती गति करती रहती है, पृथ्वी के नीचे वो गति करती रहती है। और जब वो गति करते करते कहीं किसी दूसरी प्लेट से टकराती है तो क्या होता है, जैसे टकराती है तो ऊपर उठती है और ऊपर उठने के कारण वो पर्वत का रूप ले लेती है, उसको बोलते हैं वलित पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्तथ पर्वतों का निर्माण होता है। यानी बहुत बड़ा पर्वत है वो टूट गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो भ्रंशोत्तथ पर्वत का निर्माण करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के अंदर पर्वत जो बनते हैं वो नीचे पृथ्वी के अंदर चलने वाली जो पत्थर की प्लेटें हैं बहुत बड़ी बड़ी, सैकड़ों हजारों किलोमीटर मोटी और हजारों किलोमीटर लंबी, जब वो पृथ्वी के अंदर रहती है तो उनका कुछ हिस्सा प्लेटों का क्या होता है कि कुछ हिस्सा ऊंचा उठ जाता है और कुछ हिस्सा नीचे धंस जाता है। तो ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है इसको भ्रंशोत्तथ पर्वत कहते हैं। इस ऊंचे उठे हुए भाग को भ्रंशोत्तथ पर्वत कहते हैं। इसको उत्खंड भी बोलते हैं, हार्स्ट। और जो नीचे धसा हुआ भाग रहता है इसको बोलते हैं द्रोणिका भ्रंश, ग्राबेन, द्रोणिका भ्रंश। यूरोप की राइन नदी तथा वास जेस पर्वत इसके उदाहरण है। यूरोप की राइन घाटी जो है, राइन नदी बहती है वहां उस घाटी के अंदर, तो ये जो राइन घाटी है, इस राइन घाटी, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रंशोत्तथ पर्वत का। अफ्रीका का माउंट किलिमिंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। जो तीसरे प्रकार का पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी क्या होते हैं? आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है उसके पृथ्वी के बीच में बहुत ज़्यादा तापमान होता है और उस तापमान के कारण यहाँ मौजूद जो पत्थर है, मिट्टी है, पिघली हुई होती है। और वो पिघली हुई जब मिट्टी
या वो पत्थर बहुत अधिक दबाव पड़ता है यहाँ, तो वो क्या करते हैं कि पृथ्वी की सतह को फोड़ करके बाहर निकलते हैं। पृथ्वी की सतह को फोड़ करके बाहर निकलते हैं। तो जो पृथ्वी की सतह को फोड़ करके बाहर निकलते हैं, तो जब ये ज्वालामुखी निकलता है, गर्म लावा होता है बिल्कुल, जो गर्म पदार्थ द्रव रूप में निकलता है उसको बोलते हैं लावा। तो ये लावा निकलता रहता है और ये पृथ्वी के बाहर आता है, तो पृथ्वी के तापमान के कारण क्या होता है कि ठंडा होने लगता है और इस प्रकार से निकलता रहता है, इसकी परतें बनती रहती है, तो ये एक ऊंचा पर्वत बन जाता है। इसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। और ये लावा आसपास के क्षेत्र में भी काफी दूरी तक फैल जाता है। कई पठार तो इस लावे से बने हुए होते हैं। इसके दो उदाहरण याद रखिए, अफ्रीका का माउंट किलिमिंजारो और जापान का फ्यूजियामा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्यूजियामा पर्वत कहाँ स्थित है, जापान में है। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। पठार, दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो भारत के मध्य में स्थित है। जो दक्कन का पठार है, जिसको दक्षिण का पठार भी बोलते हैं, विश्व के सबसे बड़े पुराने पठारों में से एक है। और जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई जो है 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। तिब्बत के पठार को दुनिया की छत भी कहते हैं। अफ्रीका का पठार जो है, जो सोना चांदी के लिए विख्यात है, तो छोटा नागपुर जो भारत में स्थित है उसका पठार जो है लोहा, कोयला और मैंगनीज के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार पर एक स्वर्ण रेखा नदी बहती है जिस पर हुंडरू प्रपात है। हुंडरू प्रपात, क्योंकि जो पठार रहते हैं वहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती है और वो नदियाँ प्रपात का भी निर्माण करती हैं। तो ऐसे ही छोटा नागपुर के पठार में स्वर्ण रेखा नदी भी बहती है और वो हुंडरू प्रपात का निर्माण करती है। इसके अलावा कर्नाटक में एक जोग प्रपात भी प्रसिद्ध है। मैदान, मैदान समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं ये। गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी नदी के किनारे बहुत अधिक जनसंख्या बसती है। मैदानी क्षेत्रों का ये फायदा होता है कि इन मैदानी क्षेत्रों का निर्माण सामान्यतः नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी से होता है और इस उपजाऊ मिट्टी के कारण ही वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। दूसरा क्या होता है कि जो यातायात के साधन वगैरह है, तो उनके लिए मार्गों का निर्माण करना पड़ता है, जैसे रेलवे लाइन है, सड़क है इत्यादि का। तो ये मैदानी इलाकों में आसानी से हो जाते हैं, इसलिए लोग इस मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। गंगा नदी का जो क्षेत्र है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का, वहाँ लगभग विश्व की 10% की जनसंख्या रहती है गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।